नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म एएसपी एग्री सक्सेस पॉइंट के अंदर। मैं नील शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्री सक्सेस पॉइंट के अंदर। शाम के 8 बज चुके हैं और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा सुपरवाइजर के बच्चों के लिए थ्योरी की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी की क्लासेज उनकी लेंगे ताकि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर बार-बार थ्योरी की क्लास के लिए डिमांड आ रही थी कि सर थ्योरी की क्लासेज स्टार्ट की जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज आपकी थ्योरी की क्लासेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम वो है बीज। आज का टॉपिक है बीज, सीड। सीड के बारे में बात करते हैं बेटा अपन लोग। देखो बेटा बीज के बारे में बात करेंगे, सीड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीज या सीड होता क्या है। तो क्या होता है बेटा, जो निषेचित बीजांड होता है वही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। निषेचित बीजांड, जो निषेचित बीजांड होता है ये निषेचित बीजांड क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। ठीक है, अब देखो निषेचित बीजांड यानी फर्टिलाइज ओव्यूल जो होता है, निषेचित बीजांड ही बीज कहलाता है। यानी जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है वही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। बीज के जनरली 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, बीजावरण होता है। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, बीजावरण होता है। फिर क्या होता है, भ्रूण। और तीसरा भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष। तीसरा भाग क्या होता है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। देखो बेटा इसको बोलते हैं सीड कोट, सीड कोट। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे। देखो बीजावरण क्या करता है बेटा, बीज की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। बीज की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये क्या कर रहा है भाई, बीज की बाह्य आघातों से सुरक्षा कर रहा है। बीजावरण क्या कर रहा है, बीजावरण बेटा बीज की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। जो आउटर अटैक्स होते हैं उनसे इसको बचाता है। यानी बाहर से कोई भी आक्रमण होता है, अटैक होता है, उससे बचाने का कार्य करता है। भ्रूण की बात करें तो ये क्या करता है, नई संतति को विकसित करता है। ये क्या करता है, नई संतति का विकास करता है। क्या करता है भाई, नई संतति का विकास करता है। बीज के भ्रूण क्या करता है, नई संतति को विकसित करता है। जो न्यू जनरेशन है उसका डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन इज द मेन वर्क ऑफ एम्ब्रियो। फिर अपन बात करते हैं भ्रूणपोष की। तो ये क्या करता है बेटा, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब आगे अपन लोग और बात करें बीज के अंदर, तो कई बार अपने दिमाग में ख्याल आता है, कई बार हम बैठे रहते हैं हमारे मन में ख्याल आता है, विचार आता है कि हम खेत में बीज को एक बार जब डाल देते हैं तो खेत में बीज को डालने के बाद ऐसा क्या होता है ताकि बीज का अंकुरण हो जाता है। यानी बीज को खेत में डालने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिससे बीज का अंकुरण हो जाता है। तो देखो बेटा अब है बीज का अंकुरण। अगला पॉइंट आ जाएगा अपना बीज का अंकुरण। बीज के अंकुरण की बात करते हैं अपन लोग बेटा, तो किस तरीके से सीड का जर्मिनेशन होता है, कैसे अंकुरण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीज की बुआई करेंगे। क्या करेंगे, बीज की बुआई करते हैं। बुआई के बाद क्या करता है, नमी का अवशोषण। बुआई के बाद क्या होगा, नमी का अवशोषण करेगा बीज। बीज क्या करता है बेटा, नमी को अवशोषित करता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि बीज के अंकुरण के लिए कितना प्रतिशत नमी की आवश्यकता होती है, तो किसी भी बीज के अंकुरण के लिए सबसे जो अच्छा नमी प्रतिशत होता है वो 40 से 60% होता है। यानी बीज का जो अंकुरण होता है बेटा वो 40 से 60% नमी पर सबसे अच्छा होता है। नमी का अवशोषण करते ही क्या होगा, उसमें जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये क्या हो जाएगा बेटा, सक्रिय होगा।
नमी का जैसे अवशोषण करेगा, नमी का अवशोषण करते ही उसमें उपस्थित जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो सक्रिय होगा। जिब्रेलिन हार्मोन जैसे ही सक्रिय होता है, ये एमाइलेज एंजाइम को, एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ये क्या करेगा? एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करेगा, एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करेगा। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है फिर आगे चल के? एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा बेटा? स्टार्च जो है, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। किस में बदलेगा? माल्टोज में बदलेगा। स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में बदल देगा। जैसे ही स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित होगा, बीज का क्या हो जाएगा? अंकुरण हो जाएगा। बीज का क्या हो जाएगा? अंकुरण होगा। तो किसी भी बीज के अंकुरण में ये स्टेप होते हैं। सबसे पहले बीज की बुआई करते हैं, बुआई करते ही बीज क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है। बीज के अंकुर प्रश्न पूछा जाए, आपको एग्जाम में प्रश्न आता है, किसी भी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी प्रतिशत होती है, तो 40 से 60%। किसी भी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी प्रतिशत कितनी होती है? 40 से 60% होती है। जैसे बीज नमी का अवशोषण करता है, क्या होता है? जिब्रेलिन हार्मोन सक्रिय होता है। क्या होता है? जिब्रेलिन हार्मोन सक्रिय होता है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है बेटा? एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ये क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा कि बीज के अंदर जो स्टार्च है, उस स्टार्च को किसमें बदल देगा? माल्टोज में बदल देगा। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाए आपको कि बीज में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो बीज में संचित भोजन किसके रूप में होता है? स्टार्च या मंड के रूप में होता है। ये क्या हो जाएगा? स्टार्च क्या है भाई? बीज में संचित भोजन, बीज में संचित भोजन होता है। स्टार्च क्या होता है बेटा? बीज में संचित भोजन होता है। स्टार्च क्या होगा कि स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम किस में बदलेगा? माल्टोज में बदलेगा। माल्टोज क्या है बेटा? बीज अंकुरण की शर्करा। क्या है? बीज अंकुरण की शर्करा। बीज अंकुरण की शर्करा। माल्टोज क्या है? बीज अंकुरण की शर्करा है। कौन सी शर्करा है? बीज अंकुरण की शर्करा है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए यहाँ से, बीज के अंकुरण में, बीज अंकुरण की शर्करा कौन सी होती है, तो माल्टोज। बीज में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो स्टार्च या मंड के रूप में होता है। बीज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। बीज में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो, बता सकते हो आंसर अपने। तो यह है बीज अंकुरण के दौरान क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले बीज की बुआई होगी, बीज नमी को अवशोषित करेगा, नमी अवशोषित उसमें उपस्थित जिब्रेलिन हार्मोन एक्टिव होगा। जिब्रेलिन हार्मोन एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करेगा, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किसमें बदल देगा? माल्टोज में बदलेगा, और बीज का अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बीज के अंकुरण में। ये बात हो गई बीज के अंकुरण की। अब बात करते हैं अपन लोग आगे कि बीज का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। किसका वर्गीकरण कैसे किया है? बीज का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो वर्गीकरण की बात करेंगे, अगला पॉइंट आ जाएगा अपना बीज का वर्गीकरण। बीज का वर्गीकरण, बीज के वर्गीकरण की बात अपन लोग करते हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि बीज को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला वर्गीकरण आप देखोगे अंकुरण के आधार पर, उसमें दो प्रकार का बीज होता है, एक होता है एपीजियल, दूसरा होता है हाइपोजियल। एक तो होगा क्या? एपीजियल, और दूसरा हाइपोजियल। एपीजियल और हाइपोजियल, इसको पढ़ने वाले कई ईपी भी पढ़ते हैं, तो आपको एपी ध्यान रखना है। देखो बेटा, क्या होता है एपीजियल और क्या होता है हाइपोजियल, दोनों में मैं अंतर बताता हूँ। एपीजियल क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना, एपीजियल का मतलब होता है बीज अंकुरण के दौरान यदि बीज पत्र भूमि के बाहर आता है, बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान यदि बीज पत्र, यदि बीज पत्र भूमि के बाहर आता है, भूमि के बाहर आता है, बीज अंकुरण के दौरान यदि बीज पत्र भूमि के बाहर आता है, तो इस प्रकार के अंकुरण को, तो इस प्रकार के अंकुरण को, तो इस प्रकार के अंकुरण को
एपीजियल प्रकार का अंकुरण कहते हैं, 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 अंकुरण कहते हैं। अब एपीजियल प्रकार के अंकुरण की बात करें अपन लोग बेटा, तो देखो फिर से सुनना, एपीजियल क्या होता है? बीज अंकुरण के दौरान यदि बीज पत्र भूमि से बाहर आ रहा है, बीज पत्र भूमि से बाहर आ रहा है तो इस प्रकार का अंकुरण क्या कहलाएगा? एपीजियल प्रकार का अंकुरण कहलाता है। और यदि भूमि से बाहर नहीं आता तो हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा? खरीफ की दलहनी फसलें। एपीजियल का उदाहरण क्या हो जाएगा? खरीफ की दलहनी फसलें, खरीफ की दलहनी फसलें, खरीफ की दलहनी फसलें, इसका उदाहरण क्या हो जाएगी? खरीफ की दलहनी फसलें हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाए, इसका भी एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन भी होता है इसका, अपवाद। और इसका अपवाद कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना, अरहर। अरहर बेटा क्या है? एक खरीफ की क्या है? दलहनी फसल है। अरहर एक खरीफ की दलहनी फसल है, पर इसमें अंकुरण जो होता है वो हाइपोजियल प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? हाइपोजियल प्रकार का पाया जाता है। इसीलिए हम अरहर को क्या कहते हैं? अपवाद मानते हैं एपीजियल का। दूसरा अपना है हाइपोजियल। दूसरा बीज कौन सा हो जाएगा अपना? हाइपोजियल। हाइपोजियल, हाइपोजियल की बात करते हैं अपन लोग बेटा, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का भूमि से बाहर नहीं आना। बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का भूमि से बाहर नहीं आना, नहीं आना। बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का भूमि से बाहर नहीं आना क्या कहलाता है? हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या हो जाएंगे? सभी रबी की फसलें, सभी रबी की फसलें, सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है, सभी रबी की फसलों की बात करें, इसका भी अपवाद होती है, रबी की फसलों का भी अपवाद होती है। और इसका अपवाद क्या है? राजमा। इसका अपवाद क्या है? राजमा। देखो बेटा, राजमा एक रबी की दलहनी फसल है। इसके अनुसार इसमें हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण होना चाहिए था, लेकिन इसमें होता कैसा है? एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। होना तो चाहिए था हाइपोजियल प्रकार का, और होता कैसा है? एपीजियल प्रकार का होता है। इसलिए इसे दलहनी फसलों का अपवाद माना जाता है रबी की फसलों में। अब राजमा के बारे में और क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, राजमा से 2000 सुपरवाइजर 2018 में क्वेश्चन आया था, राजमा को नाइट्रोजन की आवश्यकता। तो नोट देख ध्यान रखना, यहाँ पे दो बातें और ध्यान रखनी है राजमा की। पहली बात, राजमा एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है, ऐसी दलहनी फसल है, राजमा एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती। अब देखो बेटा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती, इसका मतलब साफ है कि अन्य दलहनी फसलों की तुलना में इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो राजमा को 110 से 120 केजी या रेंज में आप 100 से 120 भी बोल सकते हो। सुपरवाइजर 2018, ये कहाँ आया था भाई? सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 110 से 120 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, राजमा को 100 से 120 केजी या 110 से 120 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यानी राजमा क्या चाहिए बेटा? राजमा को 100 से 120 केजी नाइट्रोजन चाहिए प्रति हेक्टेयर। क्यों चाहिए इतनी ज्यादा?
क्योंकि यह दलहनी फसलों की तरह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती। जबकि अन्य दलहनी फसलों को जबकि अन्य दलहनी फसलों को जबकि अन्य दलहनी फसलों को 20 से 30 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना भाई, हम बात कर रहे थे राजमा के बारे में। राजमा के लिए हमने कहा कि एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है राजमा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती है। राजमा एकमात्र ऐसी पल्सेज क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। यही कारण है कि अन्य सभी दलहनी फसलों को 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु राजमा को 110 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, ये पहला वर्गीकरण हो गया अपना एपीजीएल और हाइपोजीएल। अब दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं अपन लोग। दूसरा वर्गीकरण अपना प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। देखो भाई, अगला नंबर 3 पे अपना वर्गीकरण में आ जाएगा प्रोटोएंड्री। नंबर 4 पे आएगा प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री की बात करें तो देखो बेटा, इसमें दो शब्दों से मिलकर प्रोटो और एंड्री, प्रोटो और गाइनी। यहाँ प्रोटो का मतलब होता है पहले, प्रोटो का मतलब क्या होता है? पहले। एंड्री का मतलब होता है नर भाग, एंड्री का मतलब क्या होता है? नर भाग। प्रोटो मतलब पहले और गाइनी मतलब मादा भाग। तो देखो बेटा, प्रोटो एंड्री यानी जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है और मादा भाग बाद में परिपक्व होता है। प्रोटोगाइनी मादा भाग पहले परिपक्व हो रहा है और नर भाग बाद में परिपक्व होगा। यानी पहले प्रोटो एंड्री में तो देखो नर भाग क्या होगा? जल्दी परिपक्व होगा, मादा भाग बाद में परिपक्व होगा। यहाँ पर गायनी में क्या होगा? मादा भाग पहले परिपक्व होगा और नर भाग बाद में परिपक्व होगा। देखो, इनमें नर भाग मादा भाग से पूर्व मादा भाग से पूर्व परिपक्व होता है। यानी इसमें क्या होता है बेटा? नर भाग पहले परिपक्व होता है और मादा भाग बाद में परिपक्व होता है। यहां पर उल्टा, इनमें मादा भाग नर भाग से पूर्व परिपक्व होती है। तो प्रोटोगाइनी में क्या हो गया? इनमें मादा भाग नर भाग से पूर्व परिपक्व होता है और एंड्री में क्या हो गया? इसमें नर भाग मादा भाग से पूर्व परिपक्व हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे बेटा मास। क्या आ जाएगा? मास। मास का मतलब एम से मेज यानी मक्का, ए से अरंडी सीसेम, एस से सनफ्लावर तिल और सीसेम तिल और एस से सनफ्लावर सूरजमुखी। सीसेम और सनफ्लावर, ये चार उदाहरण ऐसे हैं जो प्रोटोएंड्री के उदाहरण होते हैं भाई। ये चार उदाहरण किसके हैं? प्रोटोएंड्री के। चार उदाहरण में कौन कौन से है? एम फॉर मेज, ए से अरंडी, एस से सीसेम तिल, एस से फॉर सनफ्लावर सूरजमुखी, ये होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि प्रोटोएंड्री क्या होता है कि इसमें नर भाग मादा भाग से पूर्व परिपक्व होता है। इसके उदाहरण होता है मास। और प्रोटोगाइनी का उदाहरण क्या होता है कि इसमें मादा भाग नर भाग से पूर्व परिपक्व होता है। और उदाहरण की आप इसका उदाहरण जो होता है, एग्जाम्पल्स होता है, वो क्या होगा बेटा? बाजरा। एग्जाम्पल्स क्या होगा? बाजरा होगा। ठीक है।
अब अपन लोग बात दोनों चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट और समझ में आ रहा है मुझे। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है मुझे कि प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी दोनों ही अवस्था में स्वपरागण नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में दोनों भाग नर व मादा साथ नहीं बन रहे, और जब तक नर व मादा भाग साथ नहीं बनते तब तक उनके अंदर क्या नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना, तब तक उनके अंदर कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, स्वपरागण नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है, इन दोनों ही अवस्थाओं में परपरागण सबसे ज्यादा होता है, यानी परपरागण होता है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए स्वपरागण और परपरागण, तो स्वपरागण और परपरागण की बात हो गई अपने सामने। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी अपने समझ में आ गया, हमने देख लिया एपीजियल हाइपोजियल, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी। बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की ओर। अगले वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं तो क्या आता है, चेस्मोगेमी और क्लेस्टोगेमी। अगला वर्गीकरण क्या आता है, नंबर 4, नंबर 5 पे आएगा चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी की बात की जाती है आपको, तो आपको पता होना चाहिए, एक आता है चेस्मोगेमी और एक शब्द और आता है क्लेस्टोगेमी। नंबर 6 पे आ जाएगा वो अपना, क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी, ठीक है। अब बात करें केस्मोगेमी क्या होता है, क्लेस्टोगेमी क्या होता है। तो केस्मोगेमी, केस्मोगेमी क्या होता है बेटा, निषेचन के पश्चात पुष्पों का खुलना, यानी ऐसे पादप जिनमें जो फूल होता है वो निषेचन के बाद खुलता है या खिलता है, ऐसे पादप जिनमें पुष्प निषेचन के बाद खुलते हैं क्या कहलाते हैं, चेस्मोगेमी कंडीशन कहलाती है। इसमें लिखना, फूलों का निषेचन के पश्चात, फूलों का निषेचन के पश्चात, फूलों का निषेचन के पश्चात, फूलों का निषेचन के पश्चात खुलना, फूलों का निषेचन के पश्चात खुलना क्या कहलाता है, चेस्मोगेमी कंडीशन कहलाती है। और इसमें क्या हो जाएगा उल्टा, फूलों का निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात भी नहीं खुलना, फूलों का निषेचन के पश्चात भी नहीं खुलना कंडीशन क्या कहलाती है, क्लेस्टोगेमी कहलाती है। देखो ना, दो प्रकार की कंडीशन आपने सामने आ चुकी है, एक कंडीशन अपने चेस्मोगेमी कंडीशन, दूसरी कंडीशन अपने पास है क्लेस्टोगेमी कंडीशन। चेस्मोगेमी कंडीशन में हमने कहा कि निषेचन के पश्चात पुष्प खुलते हैं, लेकिन क्लेस्टोगेमी कंडीशन में हमने कहा कि निषेचन के पश्चात भी पुष्प खुलते नहीं है। अब इन दोनों ही कंडीशनों की बात करें अपन लोग, तो जो चेस्मोगेमी कंडीशन होती है और क्लेस्टोगेमी, दोनों ही कंडीशनों में क्या होता है बेटा कि संकर बीजों का निर्माण या संकर किस्मों का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता इनमें संकर किस्मों का निर्माण, क्योंकि इसमें स्वपरागण ज्यादा होता है और संकर किस्मों के निर्माण के लिए परपरागण का होना अनिवार्य होता है। तो देखो, चेस्मोगेमी, फूलों का निषेचन के पश्चात खुलना, ये फूल है लेकिन ये फूल खुल ही नहीं रहे, खुले कब, जब इनके अंदर निषेचन हो चुका उसके बाद ये खुल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी की बात करें हम उदाहरणों की कि चेस्मोगेमी के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो देखो चेस्मोगेमी के उदाहरणों की जब बात की जाती है तो चेस्मोगेमी के उदाहरणों में कौन कौन से अपने एग्जाम्पल्स आते हैं, तो दलहनी फसलें चेस्मोगेमी का उदाहरण होती है। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलों की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो दलहनी फसलें हैं, ठीक है, दलहनी फसलों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि दलहनी फसलें जो होती है इनकी कोई भी संकर किस्में नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें चेस्मोगेमी कंडीशन पाई जाती है। लेकिन इसका अपवाद है, परंतु अरहर
अरहर की दलहनी जो फसल है अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH8, परंतु अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH8 सन 1991 में विकसित की गई। सन 1991 में विकसित की गई। तो देखो बेटा, हमने कहा चेस्मोगेमी यानी जिसमें फूल निषेचन के पश्चात खुलते हैं, चेस्मोगेमी कंडीशन कहलाती है। जिसमें निषेचन के पश्चात भी नहीं खुलते, क्लेस्टोगेमी कंडीशन कहलाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में दूसरा कोई मुंह नहीं मार सकता, दूसरा मुंह नहीं मार सकता, अर्थात परागण नहीं हो सकता, पर परागण नहीं हो सकता, और पर परागण नहीं होगा तो संकर किस्मों का निर्माण भी नहीं होगा। अरे पर परागण नहीं होगा तो संकर किस्मों का निर्माण भी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करें क्लेस्टोगेमी कंडीशन की, तो इसका उदाहरण होता है गेहूं। इसका उदाहरण क्या होता है? गेहूं। और गेहूं में भी आपको पता है कि खाद्यान्न फसलों में ज्यादातर में क्या है कि कोई भी जो गेहूं है, गेहूं के अंदर क्या होता है? क्लेस्टोगेमी कंडीशन पाई जाती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि गेहूं की कोई भी संकर किस्में नहीं होती। ठीक है, यही कारण है कि गेहूं की संकर किस्में नहीं है, लेकिन इसकी एक प्रथम संकर किस्म विकसित की गई थी। संकर किस्म इसकी प्रथम संकर किस्म थी, वो कौन सी थी? गेहूं की। तो गेहूं की जो संकर किस्म डेवलप की गई थी वो थी हाइप्रेक्स 007। हाइप्रेक्स 007। तो ध्यान रखना, क्लेस्टोगेमी का उदाहरण है गेहूं की कोई भी संकर किस्म नहीं, एक हाइप्रेक्स 007 नामक किस्म इसकी जो है विकसित की गई थी। ध्यान रखना, अरे गेहूं की जो प्रथम संकर किस्म विकसित की गई थी वो कौन सी थी? हाइप्रेक्स 007 नामक किस्म विकसित की गई थी। किसने किया था? जापान के वैज्ञानिकों ने जापान के वैज्ञानिकों ने गोजो तकनीकी से विकसित की। गोजो तकनीकी से विकसित की। तो ध्यान रखना, गेहूं की एकमात्र संकर किस्म डेवलप की गई थी, वो कौन सी थी? हाइप्रेक्स 007 थी, और ये जापान के वैज्ञानिकों ने गोजो तकनीकी का प्रयोग करते हुए विकसित किया था। तो ये अपना नंबर 6 क्लासिफिकेशन हो गया, चेस्मोगेमी और क्लेस्टोगेमी। चेस्मोगेमी हमने कहा कि निषेचन के पश्चात पुष्प खुलते हैं, उदाहरण बताया मैंने आपको सभी दलहनी फसलें। ठीक है, दलहनी फसलों के अंदर आपको पता है कि अरहर की ICPH8 किस्म जो है 1991 में विकसित की गई थी। अरहर की ICPH8 किस्म 1991 में विकसित की गई थी, ध्यान रखना। इसके अलावा गेहूं की भी एक संकर किस्म निकली है, वो कौन सी थी? हाइप्रेक्स 007। ठीक है, और ये हाइप्रेक्स 007 थी, वो कॉमर्शियल लेवल से अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रही थी, इसीलिए बार बार आप में गेहूं में ये किस्म पढ़ने को ही नहीं मिलती। गेहूं में ये किस्म आपको पढ़ने को ही नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कॉमर्शियली रूप से अच्छा उत्पादन नहीं दे रही थी। नेक्स्ट अपन लोग बात करें अब चेस्मोगेमी क्लेस्टोगेमी हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ऑर्थोडॉक्स और हाइप्रेक्स। नंबर 7 ऑर्थोडॉक्स दो प्रकार के बीजों की बात करें थे हम, ऑर्थोडॉक्स, और नंबर 8 पे आ जाएगा अपना रिकेल्सिट्रेट। देखो बेटा, सबसे पहले हमने देखा एपीजियल हाइपोजियल, फिर हमने देखा प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी, फिर हमने देखा चेस्मोगेमी और क्लेस्टोगेमी, फिर अब जो हम देखने जा रहे हैं ऑर्थोडॉक्स और रिकेल्सिट्रेट। ऑर्थोडॉक्स बीज कौन से होते हैं? तो ऐसे बीज जिनको कम नमी व उच्च तापमान पर रखने पर भी
इनकी अंकुरण क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो ऐसे बीज जिनको कम नमी व उच्च तापमान में कम नमी व उच्च तापमान पर कम नमी व उच्च तापमान पर रखने पर भी इनकी अंकुरण क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, ऐसे बीज जिनको कम नमी व उच्च तापमान पर रखने पर भी इनकी अंकुरण क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो सभी खाद्यान्न फसलों के बीज तो बेटा देखो जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं इनके बीज को आप कितनी नमी पे रख दो, कितनी कम नमी पे रख दो और कितनी ही शुष्क अवस्था पर या तापमान पर रख दो, इनकी अंकुरण क्षमता पर कभी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। रिकेल्सिट्रेट में क्या होता है कि ऐसे बीज जिनको कम नमी व उच्च तापमान पर रखने पर उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। ऐसे बीज जिनको कम नमी व उच्च तापमान पर रखने पर ऐसे बीज जिनको कम नमी व उच्च तापमान पर रखने पर इनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। इनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी ऐसे बीज जिनको कम नमी व उस तापमान पर रखने पर उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। जैसे एक सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं मैं आप लोगों को। बचपन में हम लोग आम खाते थे या सोचा करते थे कि आम की गुट्ठी को लगाएंगे, तो हम आम की गुट्ठी को लगाने के लिए क्या करते थे, धूप में सुखा देते हैं, फिर आम की गुट्ठी को लगाते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि आम की गुट्ठी का अंकुरण नहीं होता था, लेकिन आम की गट्ठी को यूं ही चूस कर हमने कचरे में फेंक दिया, FIM में फेंक दिया, वहां उसका आसानी से अंकुरण हो जाता है। उसकी वजह ये होती है बेटा कि आम का पौधा जो होता है रिकेल्सिट्रेट प्रकार का पौधा होता है, जिसे कम नमी व उच्च तापमान पर रखने पर उसकी अंकुरण क्षमता अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इसके उदाहरणों की बात करूं मैं, इसके उदाहरण होते हैं बेटा आम। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आम का पौधा इसका उदाहरण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने देखा ऑर्थोडॉक्स और रिकेल्सिट्रेट। ऑर्थोडॉक्स में हमने कहा कि ऐसे बीज जिनको कम नमी व उस तापमान पर रखने पर भी जिनकी अंकुरण क्षमता को नष्ट नहीं किया जा सकता, या जिनकी अंकुरण क्षमता नष्ट नहीं होती है, ठीक है, या जिनकी अंकुरण क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण सभी खाद्यान्न फसलों के बीज, आपको पता है कि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा रिकेल्सिट्रेट प्रकार के बीज। रिकेल्सिट्रेट प्रकार के बीज में हमने कहा कि ऐसे बीज जिनको कम नमी व उस तापमान पर रखने पर इनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। जैसे आम के पौधे की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक की क्लास आज अपनी हुई बेटा। कल नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद सभी को।